नमस्कार, ज्ञान विज्ञान के एक अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। अपने इस साप्ताहिक कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में हो रही गतिविधियों की जानकारी। आज के इस अंक में हम बात करेंगे WHO द्वारा जारी वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2019 की और बताएंगे कैसे नवीन सौर ऊर्जा तकनीक बढ़ा सकती है हाइड्रो पावर संयंत्रण का विद्युत उत्पादन। खबरें और भी हैं, लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस अंक की सुर्खियां। ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी अलायंस का 8वां स्थापना दिवस समारोह। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी सहयोग को बढ़ावा दे रहा है ये मंच। अब UAV से भी हो सकेगी जल प्रदूषण की जांच। भारत कोरिया सहयोग से जल सैंपलिंग के लिए ड्रोन विकसित। जिनेवा में वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2019 जारी। रिपोर्ट में भारत को लेकर सामने आए सकारात्मक नतीजे। और सौर ऊर्जा और हाइड्रो पावर संयंत्रण की नई एकीकृत तकनीक, जल के रूप में सौर ऊर्जा स्टोर करने की अभिनव पहल। 28 नवंबर को राजधानी दिल्ली में 8वां ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी अलायंस यानी गीता स्थापना दिवस मनाया गया। भारत सरकार के प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड और भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कार्यक्रमों से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय नवाचारकों और विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम पर ज्ञान विज्ञान की एक खास रिपोर्ट। मेकिंग इंडिया फ्यूचर रेडी थीम के तहत ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी अलायंस यानी गीता का 8वां स्थापना दिवस दिल्ली में मनाया गया। गीता एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंच है जिसे भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड और भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया था। इस नॉन प्रॉफिट उपक्रम का उद्देश्य भारतीय उद्योग में नवाचार के लिए लोगों को एक मंच पर लाना, व्यावसायीकरण के लिए वैश्विक सर्वोत्तम तरीकों को साझा करना और औद्योगिक नवाचार के लिए रणनीतियों पर विचार विमर्श करना है। It's a global innovation and technology alliance, which means we are looking at partners, industry partners from abroad and industry partners from India. These two industries, they work on common challenges, common technologies, common prototypes, common products, common processes. And Indian side will take advantage of the international experiences and vice versa. कार्यक्रम में स्पेन, इजराइल और कनाडा आदि देशों के साझेदार भी मौजूद रहे। इस मौके पर भारत कोरिया रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल 2019 को लॉन्च किया गया। साथ ही वैश्विक साझेदारी से पूरी हुई परियोजनाओं और ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी अलायंस के सहयोग से देश में उद्योगों द्वारा विकसित नवीन तकनीकों को सम्मानित किया गया। इस दौरान देश विदेश की 15 कंपनियों और नवाचारकों को पुरस्कार दिए गए। We are already having hardware expertise. The only thing we are lagging now, how to connect that with the software coming into picture. And Geeta was one of the point because the Ministry of Electronics and Telecommunication came into picture where this fund came into picture, and we could collaborate and partner in the UK where now this India-UK project can come up and we can take the project to the next level. आयोजन में गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर शामिल हुए भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन के साथ एक बातचीत सत्र भी आयोजित किया गया। इस तरह देश की औद्योगिक चुनौतियों और नवाचार की जरूरतों को पूरा करने के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी समाधानों की नई संभावनाओं को उजागर कर गीता का स्थापना दिवस संपन्न हो गया। अब प्रदूषण की जांच और निगरानी में भी ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकेगा। भारत की एक कंपनी ने कोरिया के साथ मिलकर एक ऐसा अनमैन्ड एरियल व्हीकल विकसित किया है जो दुर्गम इलाकों में भी जाकर पानी के सैंपल ला सकता है।
इस तकनीक को ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी अलायंस के तहत बेस्ट प्रोडक्ट भी चुना गया है। ड्रोन की इस नवीन तकनीक पर हमारी एक खास रिपोर्ट। स्वच्छ और साफ जल की उपलब्धता आज की सबसे बड़ी चुनौती है। ग्रामीण अंचलों से लेकर बड़े शहरों तक जल स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं। दूषित जल की जांच में आसानी के लिए अब एक खास किस्म का अनमैन्ड एयर व्हीकल तैयार किया गया है। भारतीय कंपनी UCAL टेक्नोलॉजीज और कोरिया के साथ सहयोग से विकसित ये UAV हवा में उड़ने के साथ साथ पानी में तैर भी सकता है और पानी के सैंपल लेने में सक्षम है। This is an Indian company and a similar Korean industry. We have started this. The very unique thing about this is it can take off and it can also go in water. So normally unmanned aerial vehicles go only in the air, whereas here this can also go into the water. The basic purpose of this is to get water sample. And what is very unique about it is you can go to places where it is not possible to go by road. इस ड्रोन में एक पोर्टेबल प्लेटफॉर्म लगाया गया है जिसमें कैमरा और वाटर सैंपलिंग सिस्टम बदल बदल कर लगाए जा सकते हैं। कैमरे के साथ पहले ड्रोन प्रदूषण संभावित क्षेत्र की तस्वीरें लेता है और बाद में वाटर सैंपल टेकिंग सिस्टम के साथ जाकर चिन्हित क्षेत्र से आधा लीटर तक पानी का सैंपल ला सकता है। ये ड्रोन 10 किलो तक का भार उठा सकता है और एक बार में 20 किलोमीटर की रेंज में 60 मिनट तक की उड़ान भर सकता है। It's a very, very unique product, and I would believe the greatest thing is the technology. The second is the affordability. A similar system abroad will be 30 lakhs. In India, we can afford it at 8.5 lakhs, we can sell it. फिलहाल इस UAV का परीक्षण किया जा रहा है। अगले 1 साल में इस उत्पाद को व्यावसायिक तौर पर बाजार में लाने का लक्ष्य है, जिसके आने के बाद जल प्रदूषण की जांच और निगरानी में काफी सहायता मिलेगी। साथ ही दवा छिड़काव आदि में भी इस तकनीक का उपयोग किया जा सकेगा। एक नव प्रवर्तनशील राष्ट्र बनाने के लिए जरूरी है कि राष्ट्र में युवा पीढ़ी में रचनात्मकता को बढ़ावा दिया जाए और भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन लगातार ये काम कर रही है। इसी कड़ी में NIF द्वारा साल 2019 की नवाचार प्रतियोगिता में चुने गए प्रतिभागियों को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इग्नाइट पुरस्कारों से नवाजा गया। एक रिपोर्ट। 30 नवंबर को नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया द्वारा साल 2019 के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इग्नाइट पुरस्कारों का वितरण किया गया। NIF के अमरापुर गांधीनगर स्थित प्रांगण में हुए समारोह में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इग्नाइट 2019 प्रतियोगिता में जीतने वाले 18 नए आइडियाज और नवाचारों के लिए 21 छात्रों को पुरस्कारों से नवाजा। इन पुरस्कारों की घोषणा 15 अक्टूबर को डॉक्टर कलाम की जयंती पर की गई थी। कलाम साहब फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, तो वो भी यहाँ आते थे और इस प्रोग्राम में हिस्सा लेते थे। और इसके बाद में कलाम साहब के बाद में आदरणीय प्रणब मुखर्जी जी वो आते हैं और वो बार 5वीं बार आए हैं और इस बार भी उन्होंने उसमें हिस्सा लिया और बच्चों को ये जो इनाम है जो अवार्ड है दिए। साल 2000 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया की स्थापना की गई थी, जिसके देश में नव प्रवर्तन को बढ़ावा देने के प्रयासों में से एक है राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता इग्नाइट का आयोजन। इसमें 12वीं तक के छात्रों और 17 वर्ष तक के किशोरों को उनके नवाचार के लिए पुरस्कृत और प्रोत्साहित किया जाता है। इस अवसर पर पुरस्कार जीतने वाले आइडियाज की एक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। हमने एक होमो प्लान सुना है जिसमें हम सीलिंग साफ कर सकते हैं। तो जब आप सीलिंग साफ करेंगे तो सारा डस्ट जो सीलिंग पे है वो सारा इस अपसाइड डाउन इस कंटेनर में गिर जाएगा। My innovation is of a device which can prevent sleepwalking in people. Sleepwalking is a very common syndrome in India, and there is no medication or medical treatment of this disease till now. So, a first prototype model which uses heartbeat sensor to detect whether person is sleepwalking or not. इग्नाइट 2019 के लिए सितंबर 2018 से शुरू हुई प्रतियोगिता में पूरे देश के लगभग सभी जिलों से 60,000 से ज्यादा एंट्रीज आई थी।
जाहिर है भारत के युवा नवाचारों के मामले में दुनिया के साथ कदम मिला रहे हैं और भविष्य में यही नवाचार देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति में बदलाव लाने में सहायक साबित होंगे। ज्ञान विज्ञान में वक्त हो गया है एक ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, हम अभी लौटते हैं। ज्ञान विज्ञान में आपका एक बार फिर स्वागत है। 4 दिसंबर को जिनीवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2019 जारी की गई। इस रिपोर्ट में खासकर भारत को लेकर काफी सकारात्मक विश्लेषण सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले सालों को देखते हुए देश में मलेरिया से होने वाली मौतों में 41% की कमी आई है। WHO ने माना है कि सही नीतियों और इच्छा शक्ति के जरिए 2030 तक भारत मलेरिया मुक्त देश बन सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए देखते हैं ज्ञान विज्ञान की रिपोर्ट। पूरी दुनिया में हर साल मलेरिया के 20 करोड़ से ज्यादा मामले सामने आते हैं, जिसमें करीब 4,05,000 लोगों की मौत हो जाती है। यानी मलेरिया भी कैंसर से कम घातक नहीं है और इसी को लेकर दुनिया भर में मलेरिया के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। 4 दिसंबर को जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2019 जारी की, जिसमें भारत की स्थिति बेहतर नजर आ रही है। 2017 के मुकाबले भारत में मलेरिया से होने वाली मौत के मामलों में 41% की कमी दर्ज की गई है। कुछ स्ट्रैटेजीज ये रहे कि जो सारे राज्यों में कॉमन थे, लेकिन कुछ राज्यों ने अपने ओर से और अपने तरीके से भी ये फाइट को बढ़ाया। जैसे कि ओडिशा में एक दमन नाम का इनका एक इनोवेटिव स्ट्रैटेजी रहा, वो इन्होंने चलाया और ऐसे अलग राज्यों ने अपने अपने तरीके से ये फाइट को आगे बढ़ाया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पहली बार मलेरिया मृत्यु दर 10,000 के नीचे रिकॉर्ड हुई है। 2018 में भारत में मलेरिया के 67,37,000 मामले सामने आए, जिसमें 9,620 लोगों की जान गई, जबकि 2017 में 93,48,000 मामले दर्ज हुए थे और 16,310 लोगों की मृत्यु हो गई थी। विशेषज्ञों का कहना है कि मुश्किलें और खतरा अभी भी काफी ज्यादा है। इसके आगे की जो सफ़र है, इसके आगे का जो सफ़र है वो थोड़ा मुश्किल बनता जाएगा, क्योंकि केसेस जैसे घटते जाते हैं तो वो काफ़ी अलग अलग जगहों में फैले हुए होते हैं, तो वहाँ पे जाके उनको ट्रीट करना। फिर जो असिम्प्टोमेटिक केसेस होते हैं, यानी कि जो लोगों को कोई बुखार या दूसरा सिम्टम नहीं है, लेकिन जो मलेरिया जिनका का इन्फेक्शन जिनमें है, उनके तरफ से भी ये फैलाया जा सकता है। WHO की मुहिम मलेरिया नो मोर का मकसद 2015 से 2030 तक करीब 35 देशों में मलेरिया को पूरी तरह खत्म करना है, जिसमें से एक भारत भी है। इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए भारत का ओडिशा राज्य एक सफल मॉडल बनकर उभरा है, जहां 2017-18 में मलेरिया के मामलों में 90% की कमी आई है। यहां आशा वर्कर्स ने घर घर जाकर लोगों को मलेरिया के प्रति जागरूक किया। अब यूनिसेफ के सहयोग से इस सफलता को पूरे देश में दोहराने के प्रयास किए जा रहे हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश दुनिया में और क्या ताजा गतिविधियां हुई, आइए देखते हैं हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। 1 दिसंबर को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड एड्स दिवस समारोह का उद्घाटन किया। अपने विचारों, कार्यों और व्यवहार में भेदभाव दूर करने के आह्वान के साथ नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मनाए गए इस समारोह में एड्स कार्यक्रम से जुड़े सरकारी और गैर सरकारी संगठन शामिल हुए और एड्स उन्मूलन को लेकर किए जा रहे उपायों पर चर्चा की गई। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने नाको मोबाइल एप्लीकेशन का भी अनावरण किया। साथ ही एनजीओ के लिए नई IEC सामग्री और एड्स प्रबंधन का व्यापक मॉड्यूल भी जारी किया गया। इन्फिनिटी पहचानने वाले रामानुजन क्यों इतने प्रासंगिक हैं? इसी शीर्षक के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज में श्रीनिवास रामानुजन पर
एक व्याख्यान का आयोजन किया गया। विज्ञान प्रसार और इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर जापानी अमेरिकन गणितज्ञ प्रोफेसर केन ओनो शामिल हुए। समारोह में रामानुजन पर एक फिल्म का प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद प्रोफेसर ओनो ने अपने लेक्चर में इन्फिनिटी पर रोचक तथ्य सामने रखे। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने टीबी बैक्टीरिया द्वारा दवाओं को सहने के लिए इस्तेमाल होने वाले एक महत्वपूर्ण तंत्र की खोज की है। माइक्रोबायोलॉजी और सेल बायोलॉजी विभाग के सहयोग से हो रहे इस शोध में ये भी पाया गया कि टीबी की दवा आइसोनियाजिड और मलेरिया की दवा क्लोरोक्वीन का संयोजन इस तंत्र को उत्पन्न करने से रोकता है और सिर्फ 2 महीनों की चिकित्सा में टीबी को खत्म किया जा सकता है। चूहों पर किए गए परीक्षण में इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं, जिन्हें साइंस ट्रांसलेशन मेडिसिन जर्नल में प्रकाशित किया गया है। इस अध्ययन से ड्रग सेंसिटिव टीबी के इलाज में नई उम्मीद जागी है। इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण 26 दिसंबर को होगा। ये ग्रहण वलयाकार होगा, जिसे रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी के पूर्वी गोलार्ध में होने वाली ये खगोलीय घटना भारतीय समय अनुसार सुबह 8:17 से 10:57 तक चलेगी, जिसे भारत के साथ साथ सऊदी अरब, मलेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका आदि देशों में पूर्ण रूप से देखा जा सकेगा। सूर्य ग्रहण चंद्रमा के धरती और सूर्य के बीच आ जाने की घटना को कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण में चंद्रमा धरती के नजदीक होता है और पूरी तरह सूर्य को ढक लेता है। वहीं वलयाकार ग्रहण की स्थिति में चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है, इसलिए सूर्य के केंद्र में आ जाता है और आसपास गोलाकार सूर्य का प्रकाश दिखाई देता रहता है, जो एक अंगूठी सा आभास देता है। वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, हम अभी लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। सौर ऊर्जा का प्रयोग करने के लिए आमतौर पर पहले उसे बैटरीज में स्टोर करना पड़ता है, जिससे इस स्वच्छ ऊर्जा का इस्तेमाल थोड़ा खर्चीला हो जाता है। लेकिन एनबी इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल टेक्नोलॉजी ने अब एक ऐसी यूनिक तकनीक विकसित की है, जिसके द्वारा सौर ऊर्जा को जल के रूप में स्टोर किया जा सकेगा और बाद में ये ऊर्जा हाइड्रो पावर संयंत्रण का उत्पादन करने में काम आएगी। क्या है ये नवीन तकनीक, जानने के लिए देखते हैं ज्ञान विज्ञान की रिपोर्ट। पनबिजली या हाइड्रो पावर अभी भी विद्युत उत्पादन का एक बड़ा स्रोत है, जिसके द्वारा बिजली की जरूरत को पूरा किया जाता है। लेकिन गर्मियों के मौसम में पानी कम होने पर खासकर छोटे हाइड्रो पावर संयंत्रों में विद्युत उत्पादन कम हो जाता है। इसी समस्या को देखते हुए सौर ऊर्जा और हाइड्रो पावर को एकीकृत कर एक नई तकनीक विकसित की गई है, जिससे हाइड्रो पावर संयंत्र हर मौसम में ज्यादा विद्युत उत्पादन कर सकेंगे। साथ ही इस तरह सौर ऊर्जा को पानी के रूप में स्टोर किया जा सकेगा, जो कि अपने आप में एक अभिनव तकनीक है। During monsoon or during the rainy season, most of the hydropower plants, they operate with their full capacity. And gradually their capacity reduces, and during dry season, they deliver minimum quantum of power. At that time, solar power is maximum. So I was always thinking, why not we combine solar and hydro so that we get maximum power. So the idea came into our mind, and we design a system. That is a solar pump based hydro station. हाइड्रो पावर प्लांट में ऊपरी जलाशय में जमा पानी का इस्तेमाल जनरेटर टरबाइन चलाने में किया जाता है, जिससे विद्युत उत्पादन होता है। इस नवीन तकनीक में निचले क्षेत्र में सोलर पंप सिस्टम लगाया जाएगा। सौर ऊर्जा से चलने वाले ये पंप दिन के समय बिजली बनने के बाद बह जाने वाले पानी को दोबारा ऊपरी जलाशय में पहुंचा देंगे। इस तरह ऊपरी जलाशय में पानी की कमी नहीं होगी और बिजली उत्पादन होता रहेगा। यही नहीं, मानसून के समय जब पंप चलाने की जरूरत नहीं होगी तो ये सौर ऊर्जा सीधे विद्युत ऊर्जा के तौर पर इस्तेमाल की जा सकेगी। It is producing dispatchable power which is perennial in nature, almost perennial, because solar energy is renewable, water power is also renewable. So combining these two is also renewable automatically, and it is a really unique
perennial source of power without any pollution. इस तकनीक द्वारा पहला पायलट प्रोजेक्ट मणिपुर में लगाया जा रहा है, जो साल 2020 तक काम करना शुरू कर देगा। सौर ऊर्जा और पन बिजली संयंत्र के इस तालमेल ने न सिर्फ विद्युत उत्पादन में बढ़ोतरी की उम्मीद जगाई है, बल्कि छोटे संयंत्र स्थापित कर ग्रामीण अंचलों को विद्युत आपूर्ति की नई राह भी खोल दी है। विज्ञान ने आज जितनी प्रगति की है, इसके लिए हर दौर के वैज्ञानिकों ने अथक प्रयास किए हैं। कई घटनाएं घटी हैं और लगातार शोध किए गए हैं जो आज इतिहास बन गए। तो चलिए ऐसे ही व्यक्तित्व और उपलब्धियों से आपको रूबरू कराते हैं हमारे सेगमेंट विज्ञान का इतिहास में। 10 दिसंबर 1901 को पहले नोबेल पुरस्कार दिए गए स्वीडन के राजा ऑस्कर द्वितीय द्वारा स्टॉकहोल्म में ये पुरस्कार वितरित किए गए। पहले नोबेल पुरस्कार रसायन विज्ञान, भौतिकी, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में कुल 6 लोगों को दिए गए थे। स्वीडिश आविष्कारक सर अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार साल 1900 में नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। 1968 से स्वीडन की सेंट्रल बैंक द्वारा अल्फ्रेड नोबेल की याद में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल दिए जाने लगे। अब हर साल सर अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि के अवसर पर 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कारों का वितरण किया जाता है। 11 दिसंबर 1843 को जर्मन चिकित्सा विज्ञानी रॉबर्ट कोच का जन्म हुआ। हेनरिक हर्मन के नाम से भी पहचाने जाने वाले कोच ने ही जीवाणु विज्ञान की नींव डाली और ट्यूबरकल, हैजा और एंथ्रेक्स के कीटाणुओं की खोज की। उन्होंने माइक्रोब या बीमारी के बीच संबंध को निर्धारित करने के लिए 4 तत्व भी दिए थे, जो कोच के तत्व के नाम से जाने जाते हैं। चिकित्सा विज्ञान में उनके उत्कृष्ट कार्यों और तपेदिक पर किए गए उनके शोध के लिए कोच को 1905 में नोबेल पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 12 दिसंबर 1900 को अमेरिकी भौतिक रसायनज्ञ मैरिया टेल्कस का जन्म हंगरी में हुआ। वो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में पहली अन्वेषक थी और इस क्षेत्र में उनके सहयोग को लेकर उन्हें दी सोलर क्वीन का नाम दिया गया था। मैरिया ने समुद्री जल को पीने लायक बनाने के लिए सौर डिस्टिलर का आविष्कार किया। उन्होंने घरों के लिए पहला सौर ऊर्जा चलित हीटिंग सिस्टम भी डिजाइन किया। 1940 में उन्होंने सौर ऊर्जा को संग्रहित करने में सक्षम उपकरणों का आविष्कार किया। 13 दिसंबर 1835 को भारतीय खगोल शास्त्री पठानी सामंत चंद्रशेखर का जन्म उड़ीसा के खंडपाड़ा में हुआ। चंद्रशेखर की रुचि बचपन से ही ग्रह, नक्षत्र और तारों में थी। उन्होंने ज्योतिष के प्राचीन सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय खगोल विज्ञान के पुनरुद्धार में अहम भूमिका निभाई। सामंत ने खगोलीय पिंडों की नाप और स्थिति जानने के लिए स्थानीय तौर पर उपलब्ध सामग्री में सरल यंत्रों का निर्माण किया। सामंत की गणनाओं को यूरोपीय विद्वानों ने भी काफी सराहा। सामंत ने अपने अध्ययन और गणनाओं पर एक संस्कृत श्लोक आधारित पुस्तक सिद्धांत दर्पण लिखी, जो 1869 में पूरी हुई। उनके योगदान को देखते हुए भुवनेश्वर के तारा घर का नाम उनके नाम पर पठानी सामंत रखा गया। ज्ञान विज्ञान के आज के अंक में इतना ही। कार्यक्रम के बारे में अपने फीडबैक और सुझाव आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है news@vignanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, 5वां तल, पृथ्वी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की ताज़ा जानकारियों के साथ अगले सप्ताह एक बार फिर होंगे हाजिर, इसी वक्त इसी चैनल पर। बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।